फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का, जो आप लोगों का एग्ज़ाम 11, 12 और 13, 14 अगस्त को जो होने वाला है, बिल्कुल उसका जो है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पेपर हम लोग देखने वाले हैं और पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। और यदि आपने इन 100 प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट लिया तो 100% है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे आपको जो है 7 और 8 अगस्त का जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों को मालूम है कि किन किन जो है टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और मैंने उन टॉपिकों को ही यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि हमेशा ही एक ही तरह के पेपर यहाँ पे रेलवे बनाता है। जिस तरीके से ये 2 दिन जो पेपर हुए हैं 6 शिफ्टों में, तो इनको मैंने अच्छे तरीके से देखकर इन क्लास को बनाया हुआ है। और 100% यदि आप इन क्लास को कर लेते हो तो बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे एक पहले जो है छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा जब तक आपकी एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। और साथ में आपको जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा रामबाण भी प्रश्न दिया जाएगा, तो उसको भी करके ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिएगा यहाँ पे जो है हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है जीके के, फिर जो है मैथ के। कार्य नीचे दी गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए श्रृंखला श्रेणी से 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में कितने प्रश्न पूछा था, तो 2-2 प्रश्न लमसम आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको जो है यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं तो वो इस क्लास को टेस्ट के तौर पे रखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, तो पहले का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ए हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। अब जिनको नहीं मालूम है अच्छे तरीके से समझेंगे। लिखा 1001, 1997, 992, 985, तो अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वैल्यू जो है घट रहा है, तो हम चेक करेंगे यहाँ से कितना घटा हुआ है। तो यहाँ से तो 1 घट गया, यहाँ से कितना माइनस हुआ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भाई साहब माइनस का 3 कर दिया। यहाँ पे कितना माइनस हुआ, 7 में से 2 लिखा है, मतलब माइनस का 5 किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो 7 माइनस किया है। इसके आगे अब देखेंगे तो देखिए सबसे पहले 1 माइनस किया है, फिर 3 माइनस किया है, फिर 5 माइनस किया है, फिर 7 माइनस किया है। तो फिर जो है 9 माइनस कर लेते हैं, और 9 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 में से 9 जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा 74। और 974 जिन्होंने भी बताया है, 974 नहीं 976 हो जाएगा ना, 76। यहाँ तो 11 हो जाएगा। 9 कॉमन घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना अगला पद आ रहा है, तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी 976 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन आपके ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे जो भी क्लास को देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है एल, एल से जो है लिखा है 100, एल से 100, एम से कितना हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे लिखा है एल, तो एल का कितना हो गया 12, 12 से हमें 100 पे जाना है, तो क्या 12 पे 100 पे जा सकते हैं, कहेंगे नहीं जा सकते। इसमें से 2 घटा देंगे 10 हो जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा 100। 100 जो है आप लोगों के बिल्कुल यहाँ पे जो है दिया गया है। उसी तरीके से अगर एम पे आएंगे, एम जो है कितना पे होता है 13 पे, 13 में से हम भी 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11, और 11 का वर्ग कर देंगे तो 11 11 कितना होता है 121। और 121 जब देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में।
और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से जो है आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा, फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति जो है उसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। वीवीआई कर लीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जा रहा है और बिल्कुल ही आपको एक एक प्रश्न इसी तरीके के हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एंगल से गलती मत करना। अब देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुजों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे 1, ये देख लो आपके 2, यहाँ पे देखेंगे 3, ये आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8। अब देखेंगे यहाँ पे जो है 8 तो हो गया, क्या और भी त्रिभुज है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। यहाँ पे देख लो 8 के बाद से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है आपका कितना हो जाएगा? 9। 9 के बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका एक बन जाएगा 10। 10 के बाद से ये बन जाएगा आपका 11। 11 के बाद से क्या कोई और बन रहा है? 11 के बाद से क्या और भी कोई त्रिभुज बन रहा है? आप कहोगे कि 11 के बाद से यहाँ पे बन रहा है आपका, 11 के बाद से आपका कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। 11 के बाद से ये बन रहा है आपका 12। 12 हो गया। 12 के बाद से क्या और भी कोई त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों के कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो आप कहोगे टोटल के टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो 13 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। आप एक एक गिन सकते हैं, आप अलग अलग पहले काउंट कर लीजिए, फिर जो है ये दो दो जो बन रहा है, ठीक है, इसमें जो है आपको काउंट करना है। यहाँ से आप देखोगे तो ये एक ये बन रहा है, ये एक बन जाएगा आपका, ये एक बन जाएगा, तो ये 5 ठो हो रहा है और 8 ठो छोटे छोटे हो रहा है, 5 ठो और जो है इसमें से 2 ठो, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या इतने के प्रत्येक सम में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक विषम में जो है 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से तीसरे अंक का योग जो है आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल खतरनाक प्रश्न है ये, थोड़े से आप लोगों को अलग तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का भी एक प्रश्न देखने को मिला था। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको लिख लो, सबसे पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद से अब ये आपको क्या करना है कि प्रत्येक सम में 2 जोड़ देना है। तो सम संख्या जिसमें 2 से भाग लगे इसमें 2 जोड़ दो, तो 6 2 8 हो गया। 4 है तो इसमें 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे सम संख्या 1 ये है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक विषम में जो है 1 घटा देना है, इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 7 में से 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि जो नया संख्या बन गया, इसमें कह रहा है कि नई संख्या में बायां, तो बायां बोलते हैं किसको? इसको बोलते हैं बायां साइड और इसको बोलते हैं इस साइड को दायां साइड, ठीक है। तो कह रहा है कि बाएं और दाएं, कह रहा है कि बाएं से दूसरा और दाईं ओर से तीसरा, बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा गिन लो, ये पहला ये दूसरा, दूसरे में नई संख्या पे क्या है? 6 है। और दाएं से तीसरा, तो तीसरा यहाँ से काउंट करेंगे, तीसरा पे 0 आ रहा है, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे कितना होता है? 6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में यम यू टी ई म्यूट को जो है ये लिखा जाता है, कुटित किया जाता है, उसी कूट भाषा में आर ई ए आर एस को जो है ये लिखा जाता है, कुटित किया जाता है, तो दी गई संख्या में ई का जो है कूट आपसे पूछा गया है। अब बताएंगे कि ई का जो है यहाँ पे कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा।
अब देखिए ये सिंपल प्रश्न होते हैं, थोड़े से आपको प्रेस्टिक की आवश्यकता होती है, और जिन्होंने भी प्रेस्टिक किया हुआ है तो ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ये कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आए तो आप इसको कभी भी रॉक पे जो ही करना, दिमाग से करोगे फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा, इसको उतार लोगे तो कभी भी ये प्रश्न गलती नहीं कर सकते। इसको ये लिखा गया है, फिर मुझसे बोला गया है EARS, इसको क्या लिखा गया है तो 2, 4, 5 और 8 लिखा गया है। बात तक क्लियर जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब जो है यहाँ पे हुआ क्या है, बोला गया है हमसे कि ई का कोड बताइए, तो ई का कोड हमसे पूछा गया है, तो हम देखेंगे ई कहाँ पे है। तो मुझे जो है ई जो दिखाई दिया, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है। बात क्लियर जो है समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों में ही ई हमें दिखाई दे दिया, तो इधर भी ऐसा अंक ढूंढेंगे कि जो ऊपर हो और नीचे भी हो। तो ऐसा कोड केवल एक 5 ही हमें दिखाई दिया जो कि ऊपर और नीचे दोनों में है, यानी कि ई का कोड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 होगा। क्या हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक चिन्हों का जो है संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर दें। गिनती केवल जो है बाएं से दाएं की ओर होनी चाहिए। सभी संख्याएं एकल जो है अंकीय संख्या, मतलब एक एक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपने प्रश्न को पढ़ लिया, इसने बोला है ऐसे कितनी प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अंक और ठीक बाद में एक अन्य अंक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको प्रतीक होना चाहिए और इसके आगे अंक होना चाहिए और इसके बाद में भी अंक होना चाहिए, तो ऐसा आप काउंट करके बताओ। तो देख लो 6 और 8 के बीच में प्रतीक है और 6 और 8 क्या है, अंक है। 8 और 7 ये भी अंक है, बीच में डॉलर का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे 7 और 3 के बीच में भी है। उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहाँ पे, इधर तो है नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 9 और जो है 5 के बीच में, फिर 9 और 1 के बीच में, फिर 9, 1, 7, तो यहाँ पे 3 ठो है और यहाँ पे देख लो यहाँ पे 3 ठो है, तो मतलब 3 और 3 कितने अंक हो जा रहे हैं, 6 ठो इस तरीके के हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। अब जो है एनालॉजी का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि लिख रहा है मोमबत्ती का जो है रोशनी से संबंध है, तो आपको सौर ऊर्जा का जो है बताना है कि संबंध किससे होगा। बताओगे कि मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती उसका संबंध जो है किससे है, रोशनी से है, तो सौर ऊर्जा का संबंध किससे होगा। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए फटाफट से, जो भी देख रहे हैं फटाफट से यहाँ पे बताने की अगर कोशिश करेंगे आप लोग तो आपको क्या लगेगा। आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मैंने देखा तो मोमबत्ती लिख रहा है। मोमबत्ती क्या देता है, जब इसको जलाएंगे तो रोशनी, तो उसी तरीके से सौर ऊर्जा किसको बोलते हैं, सौर ऊर्जा जो सोलर होता है, ठीक है। तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, विद्युत प्राप्त होता है। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि एक ही पासे के 4 अलग अलग जो है स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस चिन्ह का जो है चयन करें जो प्लस वाले चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आते हैं। अब बताइएगा कि जो है यहाँ पे क्या होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर। सभी के उत्तर आएंगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल ही 100% सही उत्तर आने चाहिए। जैसे कि आपको समझ में आ गया कि प्लस के विपरीत निकालना है, तो सबसे पहले हम प्लस को देखेंगे तो यहाँ पे प्लस दिया गया है, मतलब यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। यहाँ से और यहाँ से मैंने देखा इन दोनों पासों को, तो दोनों ही पासों में मैंने आपको क्या सिखाया है, कॉमन लेना, ठीक है। कॉमन हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, तो कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे हैच और यहाँ पे भी हैच, दोनों कॉमन हो गया। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, मतलब दोनों ही वैल्यू यहाँ पे कॉमन हमको मिल गया। तो अब जो है इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे हैच और माइनस एक दूसरे के जो है कॉमन हो गए, तो बचा हुआ क्या है, प्लस, और प्लस का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए।
बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे मुझे देखने में आया कि यहाँ पे लिखा है बर्तन, फर्नीचर और कपड़े लिखे गए हैं, तो बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। वेन डायग्राम के तो प्रश्न आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो बिल्कुल ही आप कर सकते हो नॉर्मल तरीके से। बहुत सिंपल से प्रश्न है, इजीली आप कर सकते हो। तो जैसे मुझे मालूम है कि बर्तन जो है यहाँ पर बिल्कुल अलग है, और बर्तन और फर्नीचर, फर्नीचर तो लकड़ी की बात होती है तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। कपड़ा तो कपड़ा भी भाई साहब ये भी लकड़ी से, इसका संबंध कोई नहीं है। बर्तन लकड़ी का कोई संबंध होता है? नहीं होता है। बर्तन और फर्नीचर का कोई संबंध होता है? नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे, और तीनों के तीनों अलग जो है हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। और यदि आपने डी को चुन लिया है, यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है आकृति का जो है संयोजन किया गया है। मतलब आपको ये बताना है कि जो आपके सामने आकृति ये दिया गया है, ये कि कौन से आकृति से बनाई जा सकती है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से क्या लगता है कौन से उत्तर सही होगा। ये जो दोनों आकृति देख रहे हो, ये कौन से आकृति से बनाए जा सकते हैं। तो देखो इससे तो कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये बेलन का आकार का है, ये क्या है वर्ग का आकार। ये त्रिभुज हो गया, ये भी नहीं होगा। ये आपका षष्ठभुज, ये भी नहीं होगा। बचा हुआ आप ऑप्शन नंबर डी के ही साथ जाएंगे, 100% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और गुणा और भाग को जो है परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। आपको एक दूसरे के साथ बदलना है। यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से कहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे दिया है 56, तो 56 लिख लीजिए, 56 लिख लीजिए। उसके बाद से माइनस है तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। इसने बोल दिया है खुद ही कि माइनस और प्लस को चेंज कीजिए, ठीक है। तो प्लस की जगह, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, और गुणा लिखा है तो गुणे की जगह पे आपको बोला गया है भाग। यहाँ पे देखिए माइनस और भागा को चेंज करना है, और उसके बाद से यहाँ पे 9 हो जाएगा, नहीं 4 है ना, गुणे की जगह पे तो यहाँ पे 4 हो गया। 4 के बाद से भागा है तो गुणा कर लो, यहाँ पे 9, प्लस है तो माइनस कर लो 5। अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने चिन्ह को भी चेंज कर लिया। अब इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें किया क्या जाता है, आपको भी अच्छे तरीके से मालूम होगा कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। तो आप देखो ये तो 56 हो गया, 4 से भाग देंगे तो 4 के पहाड़े में 12, 3 मर्त में, और गुणे 9 है तो 9 लिखेंगे, माइनस का 5, 9 तरीका कितना हो गया 27। ये 27 में से 5 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 22, यानी कि यहाँ पे 22 जोड़ लेंगे तो ये हो गया 8, और ये हो गया 5 2 7, 78 जो है आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देख लो बहुत सिंपल से प्रश्न थे, और आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आशा करता हूं कि अब जो है आगे आने वाले जो शिफ्ट हैं जिनका भी, वो अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को टेकल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कथन, कुछ हिरण शेर हैं, कुछ मेढक हिरण हैं, कुछ घोड़े शेर हैं। तो आपको जो है बताना है कि कौन से निष्कर्ष जो है सही है। यहाँ पे निष्कर्ष 2 ठो दिए गए हैं, और दोनों में से क्या लगता है आपको कि कौन से निष्कर्ष जो है सही होने वाले हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि जो है कुछ हिरण लिखा है, ठीक है। तो हिरण को मैं लिखता हूँ एच से, हिरण का कुछ हिस्सा किस में है, शेर में है, शेर को लिख देता हूँ एस से। अब कह रहा है कुछ मेढक हिरण है, मेढक का कुछ हिस्सा क्या है, हिरण है, तो हिरण यहाँ पे मेढक को एम से लिख देता हूँ। कह रहा है कुछ घोड़े शेर हैं, शेर का कुछ हिस्सा क्या है, घोड़ा है, घोड़ा को लिख देता हूँ एच ओ से, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है कुछ कम से कम कुछ शेर मेढक हैं, मेढक और शेर में कुछ संबंध है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत।
कुछ हिरण घोड़े हैं, हिरण का कुछ हिस्सा घोड़ा से संबंध है, एच और एच में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप कहोगे दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से जो है गलती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जीके के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुका है, जीके के प्रश्न आए हुए हैं, अच्छे तरीके से आप जीके के प्रश्नों को सॉल्व करोगे क्योंकि 40 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जीके के पूछे जाएंगे, जो कि सबसे अधिक नंबर के यही हैं। पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का जो है वितरण संविधान के किस जो है भाग में दिया गया है। बताइएगा यहाँ पे कि केंद्र और राज्य के बीच में जो है संबंध का वितरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में है, तो आपके बताना है कि भाग 11 में है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा जो है अनुच्छेद शामिल है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा जो है अनुच्छेद शामिल है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो है राइट उत्तर आप कहोगे 243। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 243। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मंत्री परिषद के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या का जो है निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। समय बहुत कम है और प्रश्न काफी ज्यादा हैं, तो फटाफट से हम लोग करते चलेंगे। तो तीसरे का जो है राइट उत्तर आ जाएगा आपका 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर बी। मोहिनीअट्टम जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का जो है प्रतिशत कितना है। बताएंगे कि यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का जो है प्रतिशत कितना है। तो महिलाओं का परसेंटेज पूछा जाए तो आपको बताना है 55% है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जल प्रताप किस जो है नदी पे है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। इस प्रश्न का जो है छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो नर्मदा नदी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखी। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखी। तो आपकी राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो है आपके शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, कौन इसके लेखक हैं, शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। क्या पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है राजस्थान, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि स्लोप वाली या बैटर दीवार किस सल्तनत के स्थापत्य की जो है प्रमुख विशेषता है। बताएंगे 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है। तो जिन्होंने भी बताया है तुगलक वंश, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? पादशाहनामा पुस्तक जो है किसके बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से जो है संबंधित है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा पीली जो है तिलहन से होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा जो है बनाई गई? मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा जो है बनाई गई? तो आपके राइट उत्तर बनेगा शेरशाह के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 3 जून 1947 योजना की जो है उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है तुगलकाबाद शहर की जो है स्थापना किसने की? तुगलकाबाद शहर की जो है स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कच्चे सिल्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कच्चे सिल्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादन जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 16 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 16 का जो उन्होंने भी बताया है कर्नाटक, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे राजा रवि वर्मा का जो है संबंध किस राज्य से है? राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि राजा रवि वर्मा का संबंध जो है केरल से है, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो ये जो है मापा जाता है आपको जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लोकसभा के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है हिंदुस्तान संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? हिंदुस्तान संगीत की शैली ख्याल का जो है अर्थ क्या होता है? तो 21वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कल्पना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध रचना तुतीनामा जो है के शासन काल में रची गई? किसके शासन काल में जो है प्रसिद्ध रचना तुतीनामा ये जो है लिखा गया है? तो आप बताओगे कि तुतीनामा जो है ये अकबर के शासन काल में लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टंका और जीतल सिक्कों को जो है प्रचलित किया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा
का संबंध किस राज्य से है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, तो आप कहोगे 1951 से 62 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी। निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की जो है राजधानी थी, तो बादामी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है चीनी यात्री ह्यांगसंग समकालीन थे। चीनी यात्री ह्यांगसंग समकालीन थे, किसके समकालीन थे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे कि चीनी यात्री ह्यांगसंग समकालीन थे, तो चीनी यात्री ह्यांगसंग जो है आपके समकालीन थे किसके, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। क्या पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गढ़जात पहाड़िया किस राज्य में स्थित है। गढ़जात पहाड़िया किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में ओलंपिक खेलों का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है दर्जा मिला। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर दर्जा मिला, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 1908 ईस्वी बिल्कुल ही उनका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सतपुड़ा का जो है सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। सतपुड़ा का जो है सर्वोच्च शिखर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके जो राइट उत्तर होगा यहाँ पे धूपगढ़ होगा। क्या हो जाएगा, धूपगढ़, ऑप्शन नंबर ए। धूपगढ़ जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिनका भी आ रहा है यहाँ पे जापान का संविधान बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न कर रहे हैं नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक जो है दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियो द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, तो आप कहोगे ये कहलाता है क्रोमैटिन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की जो है पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, तो ये आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कह रहा है आपका कि
प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा लोकसभा के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न कह रहा है थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है मार्शल आर्ट है? थांग टा आपसे पूछा जाए तो मणिपुर का जो है मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आखिरी मुगल शासक कौन था? आखिरी मुगल शासक कौन था? आखिरी मुगल शासक कौन था? तो आपको बताना है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। और जिन्होंने भी यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करिए। और 11 तारीख को सुबह के 4 AM पे एक रामबाण क्लास होगा, तो आप लोग उस क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। जो भी मेरे दोस्त दिख रहे हैं, जस्ट आपके जिस भी दिन पेपर होगा तो आप समझ लीजिए कि उस दिन आपको रामबाण प्रश्न दिया जाएगा, जस्ट उसी दिन आपको सुबह में। तो उस क्लास को करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वेट कीजिए, बहुत जल्द आपको एक बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगा।